नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया ज्ञान न्यूज पर। तो आज 26 मई 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है। जी हां, लॉकडाउन से जुड़ी कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल के आ रही है, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हो कि दुनिया में फैले इस चीनी बीमारी से छुटकारा पाए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए देखते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच अब धीरे धीरे यातायात व्यवस्था बहाल की जा रही है। भारतीय रेलवे 1 जून से रेल सेवाएं शुरू करने जा रहा है। साथ ही साथ रेल संबंधी कई नियमों में बदलाव भी किए गए हैं और कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। अगर आप भी रेल से सफर करने की योजना बना रहे हैं तो सफर को समस्याओं से दूर रखने के लिए जानिए क्या है ये नियम और दिशा निर्देश। टिकट बुकिंग IRCTC की वेबसाइट, CAC और एजेंट के माध्यम से होगी। जरूरत के अनुसार विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण काउंटर 22 मई से शुरू किए गए हैं। अधिकतम 30 दिनों की अवधि में अग्रिम आरक्षण करा सकेंगे। वेटिंग और RAC की सूची मौजूदा नियमों के मुताबिक तैयार की जाएगी। अगर वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता है तो नहीं मिलेगी यात्रा की अनुमति। अनारक्षित टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। यात्रा के दौरान टिकट जारी करने की सुविधा नहीं होगी। तत्काल या प्रीमियम तत्काल की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। ट्रेन का चार्ट उसके प्रस्थान समय से कम 4 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग होगा। यात्रियों को इसका खास ध्यान रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। यात्रियों को रेलवे स्टेशन पहुंचाने और ले जाने के लिए वाहन चालक को कन्फर्म रेलवे टिकट के आधार पर अनुमति दी जाएगी। ट्रेन में कोई कंबल, लिनेन और पर्दे उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। यात्री अपना लिनेन लेकर चलें। AC कोच में तापमान उपयुक्त तरीके से नियंत्रित रखा जाएगा। यात्री कम से कम सामान लेकर सफर करें। ट्रेन के किराए में खान पान का कोई शुल्क शामिल नहीं किया जाएगा। प्रीपेड भोजन बुकिंग या केटरिंग सेवा भी उपलब्ध नहीं रहेगी। यात्री अपना भोजन और पानी साथ लेकर चलें। स्टेशनों पर खान पान के स्टॉल खुलेंगे, लेकिन यहां से केवल सामान ले जाने की अनुमति होगी। झारखंड अकादमिक काउंसिल मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया 28 मई से शुरू करेगा। सूबे के 67 केंद्रों में 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू किया जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया पर CCTV के जरिए नजर रखी जाएगी। मूल्यांकन की प्रक्रिया को CCTV के जरिए लाइव प्रसारित भी किया जाएगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि इस बात पर नजर रखी जा सके कि विभिन्न केंद्रों पर मूल्यांकन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही से हो रहा है या नहीं। सूबे के सचिव महीप कुमार ने कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया को खत्म होने में 1 महीने का वक्त लगता है, लेकिन कोविड के इस दौर में मूल्यांकन की प्रक्रिया के खत्म होने और रिजल्ट के आने के बारे में सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर लॉकडाउन की वजह से फिर से किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाया जाता है तो मूल्यांकन प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग वक्त पर मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करने और रिजल्ट जारी करने का पूरा प्रयास करेगा। बता दें कि इस साल झारखंड में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 8 मार्च से शुरू हुई थी। पिछले साल 10वीं कक्षा में 70.77 और 12वीं कक्षा में 57% विद्यार्थी पास हुए थे। मुंबई से प्रवासी मजदूरों को लेकर बंगाल जा रही एक बस झारखंड के सिकिदिरी घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बस से बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। रांची ग्रामीण के SP सौरभ ने बताया कि पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है। 20 लोगों को अब तक रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में सवार अन्य लोगों को हल्की चोट आई है, जिन्हें गोला अस्पताल ले जाया गया। ब्रेक फेल होने की वजह से बस के अनियंत्रित हो जाने से यह दुर्घटना हुई है। घटना गोला चारू रोड रजरप्पा थाना क्षेत्र के केजिया घाटी के पास घटी। बस के ऊपर व अंदर 78 मजदूर सवार थे। भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने वर्क फ्रॉम होम ब्रॉडबैंड प्लान को 20 जून तक बढ़ाने का ऐलान किया है। BSNL के इस प्लान को पहली बार मार्च में 1 महीने के लिए लॉन्च किया गया था। इसकी वैधता को 19 मई तक बढ़ाया गया था। वहीं अब कंपनी ने इसकी वैधता को फिर से बढ़ाने का फैसला लिया है। BSNL के इस वर्क फ्रॉम होम प्लान की वैधता बढ़ने की जानकारी BSNL की चेन्नई टीम ने दी है। BSNL के इस ऑफर के तहत फ्री में 1
मेल आईडी भी मिल रही है जिसके साथ 1 GB स्टोरेज फ्री है। BSNL ने कहा है कि रोजाना फ्री में मिलने वाले 5 GB डेटा खत्म होने के बाद ग्राहकों को 1 Mbps की स्पीड से इंटरनेट मिलता रहेगा। BSNL का यह वर्क एट होम ऑफर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास BSNL का ब्रॉडबैंड या लैंडलाइन कनेक्शन है। नए ऑफर के बारे में अधिक जानकारी के लिए लैंडलाइन यूजर्स 1800-345-1504 पर कॉल कर सकते हैं। गौरतलब है कि BSNL ने हाल ही में एक खास लॉन्ग टर्म प्लान पेश किया है जिसकी कीमत 2399 रुपए है। इस प्रीपेड प्लान में उपभोक्ताओं को 600 दिनों की वैधता के साथ असीमित कॉलिंग की सुविधा मिली है। हालांकि कंपनी उपभोक्ताओं को इस पैक में डेटा की सुविधा नहीं देगी। देश ने कोरोना के साथ आगे बढ़ना और जीना सीख लिया है। एक तरफ जहां रेलवे और हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है तो वहीं अब सिनेमा जगत भी पटरी पर लौट रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हफ्ते भर से मुंबई में शूटिंग शुरू करने का प्लान ही बनाते रहे और उधर अभिनेता अक्षय कुमार ने शूटिंग शुरू भी कर दी है। ये शूटिंग मुंबई के एक मशहूर स्टूडियो में हुई है। लॉकडाउन के बीच शूटिंग शुरू करने वाले बताते हैं कि इसके बनाने वालों को अनुमति स्थानीय प्रशासन ने दी है। हिंदी सिनेमा के खिलाड़ी अभिनेता अक्षय कुमार ने पिछले 2 महीने से रुकी पड़ी फिल्मों की शूटिंग को आखिरकार फिर से शुरू कर ही दिया। उन्होंने मशहूर निर्देशक आर बाल्की और कुछ क्रू मेंबर्स को लेकर एक विज्ञापन शूट किया है जिसका उद्देश्य भारतवासियों को कोरोना के प्रति जागरूक करना है। इसकी अनुमति उन्होंने भारत सरकार से ले ली थी और शूटिंग के दौरान सभी स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों का भी भरपूर ध्यान रखा है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने का मन बना लिया है। बस, ट्रेन सेवा और प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर सरकार को घेरने के बाद अब पार्टी ने प्रत्यक्ष नकदी की मांग के लिए अभियान चलाने का फैसला किया है। सोमवार को पार्टी ने कहा, हम 28 मई को राज्यों में ऑनलाइन अभियान चलाएंगे और कोरोना संकट से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। इसके साथ ही हम केंद्र सरकार से आयकर दायरे से बाहर के सभी परिवारों को 10,000 रुपए का प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण तुरंत करने की मांग करेंगे। 31 मार्च को समाप्त तिमाही में HDFC ने 2,235 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। इस संदर्भ में HDFC में अपनी रिपोर्ट में बताया कि पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में इस बार कंपनी के मुनाफे में 21.97% की गिरावट दर्ज हुई है। पिछले साल की समान तिमाही में HDFC को 2,862 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। मालूम हो कि HDFC बोर्ड ने एक शेयर पर 21 रुपए लाभांश को मंजूरी दी है। लाभांश से इस तिमाही में कमाई केवल 2 करोड़ रुपए रही, जो कि पिछले साल 537 करोड़ रुपए था। साथ ही इन्वेस्टमेंट सेल में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि रेवेन्यू में 3.4% की ग्रोथ हुई है। टाटा ग्रुप के इतिहास में पहली बार टाटा सन्स के चेयरमैन और ग्रुप की सभी कंपनियों के CEO की सैलरी में कटौती होने जा रही है। दरअसल कोरोना आपदा से निपटने के लिए लागत में कटौती के सामूहिक उपायों के तहत ऐसा किया जा रहा है। टाटा सन्स के चेयरमैन और ग्रुप की सभी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सैलरी में 20% की कटौती की जाएगी। इससे कर्मचारियों को प्रेरणा मिलेगी और संस्थान की कारोबारी व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने का उदाहरण पेश करने के मकसद से यह फैसला लिया गया है। ET की रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO राजेश गोपीनाथन ने इसकी घोषणा की। इससे पहले इंडियन होटल्स ने कहा था कि संघर्ष के समय में कंपनी की वरिष्ठ लीडरशिप इस तिमाही में अपनी सैलरी में से योगदान देगी। वहीं एक एग्जीक्यूटिव के अनुसार टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, ट्रेन, टाटा इंटरनेशनल, टाटा कैपिटल और वोल्टास के CEO और MD की सैलरी में भी कटौती होगी। यह कटौती प्राथमिक तौर पर चालू वर्ष के बोनस पर लागू होगी। गाजियाबाद में पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी हुई है। जिला प्रशासन के अनुसार बढ़े हुए केस गाजियाबाद से दिल्ली आने जाने वालों से संबंधित है। यही वजह है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति के आधार पर जिला प्रशासन ने दिल्ली गाजियाबाद सीमा को पहले की तरह यानी लॉकडाउन की तरह सील करने का निर्णय लिया है। अब सिर्फ दिल्ली व केंद्र सरकार में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों, चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों को ही आने जाने की इजाजत दी जाएगी। एम्बुलेंस व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को भी प्रवेश दिया जाएगा। दिल्ली में कार्यरत लोगों को सुबह 9 बजे से पहले निकासी और शाम 6 बजे के बाद प्रवेश दिया जाएगा। शिफ्टों में काम करने वाले लोगों को वैध पास में इजाजत दी जाएगी।
भले ही देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप कम नहीं हो रहा, लेकिन दूसरी ओर राजनेता पूरे मामले में राजनीति करने से भी नहीं चूक रहे। इस अति संवेदनशील मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने पलटवार किया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी यह बात ध्यान रख लें कि प्रवासियों को अब महाराष्ट्र आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। इसके साथ ही राज ठाकरे ने उद्धव सरकार से एक अपील भी की। मनसे प्रमुख ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को पुलिस स्टेशन में प्रवासी मजदूरों का रिकॉर्ड बनाना चाहिए, जिसमें उनकी तस्वीर भी हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना से लड़ने के लिए दिल्ली की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लोगों ने बढ़ते कोरोना के मामलों से चिंतित न होने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राजधानी में लॉकडाउन से जो छूट मिल रही है उससे घबराइए मत। उन्होंने ये जरूर कहा कि मौतों का आंकड़ा बढ़ा तो यह चिंता का विषय होगा, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे उन्होंने संक्रमितों के लिए बेड के इंतजाम से लेकर वेंटिलेटर तक का क्या इंतजाम है इसके बारे में बताया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने माना कि लॉकडाउन खुलने के बाद से कोरोना के मामले थोड़े बढ़े हैं, लेकिन ठीक होकर घर जाने वालों की संख्या भी बढ़ी है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हालत नियंत्रण में है और अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर व वेंटिलेटर मौजूद हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने एयर इंडिया को अगले 10 दिनों तक कोरोना महामारी के दौरान एयरक्राफ्ट में तीनों सीटों पर यात्रियों को बैठाने की मंजूरी दी, लेकिन 10 दिनों के बाद उसे बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस आदेश का पालन करना होगा जिसमें कहा गया है कि यात्रा के दौरान बीच की सीट खाली छोड़नी होगी। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मिडिल सीट खाली छोड़ने के आदेश को एयर इंडिया और केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। तुरंत सुनवाई वाली इस याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एसआई बोबडे ने एयर इंडिया को निर्देश दिया कि अगले 10 दिनों तक नॉन शेड्यूल विदेशी उड़ानों के लिए मिडिल सीट बुक कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि डीजीसीए के महानिदेशक और एयर इंडिया यदि जरूरी समझते हैं तो नियमों में छूट दे सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ईद का त्योहार घरों में रहकर शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है। सहारनपुर जनपद के बेहद थाना क्षेत्र में 500 साल में पहली बार ईदगाह पर ईद की नमाज नहीं पढ़ी गई। वहीं मुजफ्फरनगर में पाबंदी के बावजूद सामूहिक नमाज पढ़ने वालों को पुलिस ने हिदायत देकर घर भेजा। पुलिस इन पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते सहारनपुर जनपद के बेहद में 500 साल में पहली बार ईद की नमाज ईदगाह में अदा नहीं की गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घरों के अंदर ही ईद की नमाज अदा की और इंसानियत की सलामती एवं वैश्विक महामारी के खात्मे के लिए अल्लाह से दुआ की। सरकार की एडवाइजरी का पालन करते हुए ईद का त्योहार मनाया गया। बेहद ईदगाह की इंतजामिया कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद काजमी एडवोकेट ने बताया कि बेहद कस्बे का इतिहास करीब 500 साल पुराना है और पहली बार ऐसा हुआ है कि बेहद कस्बे की ईदगाह में ईद की नमाज नहीं हुई और ईदगाह में सन्नाटा पसरा रहा। ईदगाह में पुलिस भी तैनात रही। सहारनपुर जनपद में घरों में ही नमाज पढ़कर वैश्विक महामारी के खात्मे की दुआ मांगी गई। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते में ईद की नमाज ईदगाह में अदा नहीं की गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घरों के अंदर ही ईद की नमाज अदा की। हिमाचल सरकार ने सभी जिलों के डीसी को 30 जून तक कर्फ्यू बढ़ाने के लिए अधिकृत करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश मिलने के बाद सोमवार को कई जिलों के उपायुक्तों ने अपने जिलों में कई रियायतों के साथ कर्फ्यू बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए, लेकिन देर शाम जब शासन ने वर्तमान में सिर्फ 31 मई तक ही कर्फ्यू लागू रहने के फैसले की बात कही तो उपायुक्तों ने आदेश वापस ले लिए। फिलहाल प्रदेश में 31 मई तक कर्फ्यू रहेगा और इसके बाद जिलों के उपायुक्त फैसला लेंगे। दरअसल पिछले हफ्ते मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने सभी जिलों के डीसी को 30 जून तक कर्फ्यू बढ़ाने के लिए अधिकृत करने का फैसला लिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डीसी एक बार में सिर्फ 2 महीने के लिए ही कर्फ्यू आदेश लागू कर सकते हैं। चूंकि 24 मार्च को लागू कर्फ्यू के आदेश खत्म हो रहे थे, इसलिए 23 मई को मंत्रिमंडल ने उपायुक्तों को 30 जून तक कर्फ्यू बढ़ाने के लिए अधिकृत कर दिया। इस संबंध में गृह विभाग ने भी सभी जिलों के उपायुक्तों को अधिकृत करने के आदेश जारी कर दिए। आदेश जारी होने के साथ ही कई जिलों ने कर्फ्यू को सीधे 30 जून तक बढ़ाने के आदेश जारी करने शुरू कर दिए। इस बीच असमंजस की स्थिति पैदा होने पर शासन ने बयान जारी कर स्पष्ट किया कि फिलहाल प्रदेश में 31 मई
मई तक ही कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके बाद उपायुक्त अपने स्तर पर कर्फ्यू बढ़ाने पर फैसला लेंगे। देश में बढ़ते तापमान के साथ गर्मी का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में 29 से 30 मई को धूल भरी आंधी चलने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, जिससे लू के प्रकोप से राहत मिल सकती है। IMD ने रविवार को उत्तर भारत के लिहाज से 25 से 26 मई के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए अनुमान लगाया है कि इस दिन लू का प्रकोप अपने चरम पर हो सकता है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिन में गर्मी बढ़ी है और कहीं कहीं तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक जा पहुंचा है। राजस्थान में सोमवार को दिन का सर्वाधिक तापमान चूरू में 47.5 डिग्री सेल्सियस मापा गया। वहीं उत्तर प्रदेश में 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ इलाहाबाद सबसे गर्म रहा। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। डाक विभाग और बिहार सरकार के बागवानी विभाग ने लोगों के दरवाजों तक शाही लीची और जर्दालू आम की आपूर्ति करने के लिए हाथ मिलाया है। बिहार पोस्टल सर्कल ने बिहार सरकार के बागवानी विभाग के साथ मुजफ्फरपुर से शाही लीची और भागलपुर से जर्दालू आम की लॉजिस्टिक्स करने तथा इसकी लोगों के दरवाजों तक पहुंचाने के लिए एक करार किया है। कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के कारण लीची और आम के उत्पादकों को फलों को बेचने के लिए बाजार तक ले जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के बीच इसकी आपूर्ति एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसलिए आम लोगों की मांग को पूरी करने और किसानों को उनका फल बेचने के लिए बिना किसी बिचौलिए के सीधे उनका बाजार उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार के बागवानी विभाग एवं भारत सरकार के डाक विभाग ने इस पहल के लिए हाथ मिलाया है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची और भागलपुर का जर्दालू आम अपने अनूठे स्वाद के कारण दुनिया भर में विख्यात है। लोग ऑनलाइन तरीके से वेबसाइट पर ऑर्डर पेश कर सकते हैं। हाल के कुछ दिनों में यूट्यूबर और टिकटॉक यूजर की लड़ाई में टिकटॉक को काफी नुकसान हुआ है। टिकटॉक की रेटिंग 4 से 2 और फिर 1.2 स्टार आ गई थी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर बैंड टिकटॉक ट्रेंड चला। भारत में लॉन्चिंग के बाद से यह पहला मौका था जब टिकटॉक की रेटिंग इतनी कम हुई। वहीं अब टिकटॉक की रेटिंग 1.5 स्टार हो गई है और 2.2 करोड़ यूजर्स ने रिव्यू किया है। खबर है कि गूगल ने टिकटॉक की रेटिंग सुधारने के लिए यूजर्स रिव्यू डिलीट करना शुरू कर दिया है। नोबर्ट एलेक्स ने ट्वीट करके दावा किया है कि गूगल टिकटॉक की रेटिंग सुधारने के लिए लगातार रिव्यू डिलीट कर रहा है। रिव्यू डिलीट होने के बाद टिकटॉक की रेटिंग 1.2 से 1.6 पहुंच गई है। नोबर्ट एलेक्स के ट्वीट के मुताबिक गूगल प्ले स्टोर पर जब टिकटॉक की रेटिंग 1.2 थी तो उस समय 2.8 करोड़ रिव्यूज थे, लेकिन अब रेटिंग 1.6 पहुंच गई है तो रिव्यूज की संख्या 2.7 करोड़ हो गई है। इस वक्त टिकटॉक के रिव्यूज 2.2 करोड़ हैं, यानी 50 लाख डिलीट कर दिए गए हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल है।